तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बो फैन ने लिन लिन को इंटरव्यू से बाहर निकलवा दिया था। साथ ही उसने अपने दोस्त को भी ठीक कर दिया था, जिसके बाद उसके दोस्त ने बो फैन से मदद मांगी थी, जिसके लिए बो फैन मान गया था। और फिर बो फैन उस डॉटर के साथ उन कॉपर कॉइन्स का राज पता करने आ गया था, जहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट्स ने उन पर हमला कर दिया था। साथ ही उनमें से कुछ इविल स्पिरिट्स उस डॉटर को भी उठाकर ले जा रही थी, लेकिन बो फैन ने सही समय पर उस डॉटर को बचा लिया था। लेकिन उस वक्त वहाँ पर एक बड़ी इविल स्पिरिट आ गई थी, जिसके बाद वो दोनों छोटी और बड़ी इविल स्पिरिट्स के बीच घिर चुके थे। पर बो फैन मौका पाकर एक फॉर्मेशन बना के उस डॉटर के पास आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो डॉटर बो फैन से कहती है कि इन इविल एनर्जी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। इस पर बो फैन बोलता है कि इन्होंने हमें नहीं घेरा है, बल्कि ये लोग खुद घेर चुके हैं। उसी वक्त बो फैन अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो उसने अभी बनाई थी, जो उन सभी इविल एनर्जीज की सारी पावर एब्जॉर्ब करके एक जेड में बदल देती है। साथ ही बो फैन ने भी फॉर्मेशन के इफेक्ट से बचने के लिए खुद को और इस डॉटर को चारों तरफ से एक बैरियर से कवर कर लिया था। अब बो फैन उस जेड को उठा लेता है। तभी वो डॉटर बो फैन से पूछती है कि क्या वो इविल स्पिरिट्स खत्म हो चुकी है। इस पर बो फैन कहता है कि हाँ, मैंने उन सबको मैजिक सील से इस जेड में कैद कर दिया है, जिसकी वजह से अब और इविल एनर्जी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इसी जेड की मदद से वो इविल एनर्जी बाहर आ रही थी। ये सुनकर वो डॉटर बो फैन को थैंक यू बोलती है। इस पर बो फैन उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू तो ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत बड़ा प्राइस पे कर चुका हूँ। इस पर वो डॉटर दुखी होते हुए बोलती है कि क्या जिन नीडल से तुमने मुझे बचाया था, क्या वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। इस पर बो फैन कहता है कि मैं नीडल की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने जो अपनी पहली किस्त 13 साल से बचा रखी थी वो आज खत्म हो गई। ये सुनकर वो डॉटर गुस्से में बो फैन को मारने आती है, लेकिन बो फैन उसका हाथ रोककर कहता है कि क्या तुम जान बचाने के बदले अब मुझे मारोगी। साथ ही वो डॉटर से घर तक लिफ्ट भी मांगता है, लेकिन वो डॉटर ये कहकर वहाँ से चली जाती है, तुम पैदल अपने आप घर चले जाना। अब उस डॉटर के वहाँ से जाने के बाद बो फैन उस जेड को देखकर कहता है कि आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अभी भी मैं शांत नहीं बैठ सकता, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाकी है। इसलिए मुझे सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये जेड कहाँ से आया है। अब बो फैन भी उस जगह से निकल जाता है, जिसके बाद हम उस इविल डॉक्टर के साथी को देखते हैं, जो बो फैन को मारने के लिए छुपकर इविल स्पिरिट्स छोड़ रहा था। पर बो फैन के बच जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगली बार बो फैन को ज़रूर मार देगा। अगले सीन में हम बो फैन को मार्केट में देखते हैं, जहां बो फैन उस जेड का ओरिजिन जानने आया था। साथ ही बो फैन को लग रहा था कि एक एंटीक शॉप वाला इस जेड के बारे में बता सकता है। तभी उस जेड से डार्क ऑरा निकलकर एक शॉप की तरफ जाने लगता है, तो बो फैन भी उसी तरफ जाने लगता है, जहां उस शॉप में पहुंचने के बाद वो अपनी स्पेशल आई की मदद से उस एंटीक शॉप को स्कैन करने लगता है। स्कैन करने के बाद उसे एंटीक शॉप में कुछ मिल जाता है, जिससे भी डार्क ऑरा निकल रहा था। तो बो फैन उन कॉइन्स को जाकर देखने लगता है। वहां देखते हुए वो बोलता है, अब मुझे कुछ न कुछ करके इस शॉप ओनर से सब राज निकलवाना होगा। उसी वक्त वहाँ शॉप का ओनर आ जाता है और ज़बरदस्ती बो फैन की तारीफ करने लगता है कि वो इतना यंग होने के बावजूद कितना एक्सपर्ट है, जो उसने पूरी शॉप में से इन कॉइन्स को चुना। इसके बाद वो बो फैन से बोलता है, ये कॉइन्स आप घर ले जाएं, इनसे आपका बैड लक गुड लक में बदल जाएगा और मैं ये आपको बस $100 में दे दूंगा। ये सुनकर बो फैन उस शॉप ओनर से बोलता है, मैंने सुना है इन कॉपर कॉइन्स के बदले एक मेडिसिन मिलती है। बो फैन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो कॉइन्स वैसे ही थे जैसा उसने मिस्टर मा के पास देखा था। इधर वो शॉप ओनर बो फैन से बोलता है, मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से सुना है, पर मैं तो बस पुराना सामान बेचता हूँ। अगर आपको मेडिसिन खरीदनी है तो आप दूसरी शॉप पर जा सकते हो। ये सुनकर बो फैन उस मेडिसिन का नाम ले लेता है। ये सुनकर उस शॉप ओनर को लगता है कि बो फैन उन्हीं का बंदा है, इसलिए वो उससे पूछता है, आपको ये मेडिसिन कितनी चाहिए? वैसे मेरे पास ये बहुत सारी है। ये सुनकर बो फैन कहता है, मुझे तो कुछ ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी चाहिए, जैसे कि कुछ $2 मिलियन की क्वांटिटी। ये सुनकर वो शॉप ओनर चौंक जाता है।
तभी वहाँ एक कस्टमर भी आता है और उस शॉप ओनर से कहता है, मैंने तुमसे $5000 के बदले एक महान आर्टिस्ट की कैलीग्राफी मांगी थी, पर जब मैं घर आया तब मैंने देखा कि ये फेक कैलीग्राफी है। मुझे पक्का विश्वास है कि तुमने वो कैलीग्राफी बदल दी है, इसलिए मैं यहाँ ये फेक कैलीग्राफी वापस करने आया हूँ। ये सुनकर वो शॉप ओनर कहता है कि मैं जादूगर नहीं हूँ जो ऐसी चीज़ों को बदल दूँ, मेरा काम बस चीज़ों को बेचना है। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुम्हें डिलीवरी लेने से पहले चेक करनी चाहिए थी। इधर वो फैन उस पेंटिंग को स्पेशल आई की मदद से चेक करने लगता है। तभी वो शॉप ओनर उस कस्टमर से कहता है, अब ये पेंटिंग वापस नहीं हो सकती। इस पर वो कस्टमर कहता है, अगर तुमने ये पेंटिंग वापस नहीं की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर शॉप ओनर बोलता है, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पर तुम भी जानते हो कि इस बिजनेस में नॉलेज और स्किल को ही अप्रिशिएट किया जाता है, इसलिए अगर तुमने ये बात पुलिस को बताई तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास पुरानी चीज़ों को चेक करने का कोई स्किल नहीं है, जिसकी वजह से जो पुराना सामान तुमने खरीदा होगा वो तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। पर फिर भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए $500 वापस कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कस्टमर निराश हो जाता है। तभी वो फैन उससे कहता है कि आप मुझे वो कैलीग्राफी दिखा सकते हो, मैं बहुत समय से कैलीग्राफी का फैन हूँ और उसे खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कस्टमर वो फैन को स्क्रोल देते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये दिखा तो देता हूँ, पर याद रखना ये फेक है। अब वो फैन उस कैलीग्राफी को देखने लगता है, जिसे देखकर वो उस कैलीग्राफी की तारीफ करते हुए उस कस्टमर से कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले $5000 दे सकता हूँ। इस पर वो कस्टमर बोलता है कि ये तो फेक है, तो तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो। ये सुनकर वो फैन उससे कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये चाहिए, इसलिए जल्दी से अपना स्कैनर दिखाओ। ये सुनकर वो कस्टमर स्कैनर दिखाते हुए वो फैन से बोलता है कि तुम पैसे तो ट्रांसफर कर दो, पर बाद में मैं ये पैसे वापस नहीं करूँगा। अब वो फैन उस कस्टमर को पैसे दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी उस शॉप ओनर को एक आइडिया आता है और वो फैन के सामने और भी सारी फेक कैलीग्राफी ले आता है। इस पर वो फैन उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कैलीग्राफी की कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो बस इस कैलीग्राफी को खरीद कर अपनी किस्मत चेक करना चाहता था। इस पर वो शॉप ओनर बोलता है कि आपका किस्मत चेक करने से क्या मतलब है। ये सुनकर वो फैन उस स्क्रोल में से एक साइड निकालकर उसे ओपन करता है, जिसमें से उसे एक रिंग मिलती है। ये देखकर वो शॉपकीपर वो फैन से कहता है कि मैंने इस पेंटिंग को अच्छे से चेक किया था, पर मुझे तो ये चीज़ दिखी भी नहीं थी। पर भले ही आपको ये रिंग मिल गई हो, लेकिन फिर भी ये मुश्किल से कुछ $100 में ही बिकेगी, इसलिए इसकी मदद से आप अमीर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उसी वक्त वो एविल डॉक्टर वहाँ आ जाता है, जो इस शॉप का असली ओनर था, जो वो फैन से कहता है कि मैं तुम्हें इस रिंग के बदले $5 मिलियन दे सकता हूँ। ये सुनकर वो फैन बोलता है कि मुझे ये रिंग नहीं बेचनी है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो फैन उस शॉप ओनर से कहता है कि क्या जो हमने मेडिसिन की डील करी है, क्या वो पक्की है। ये सुनकर वो शॉप ओनर एविल डॉक्टर की ओर देखता है, जो इस डील के लिए हाँ कर देता है। तो वो शॉप ओनर भी वो फैन की इस डील के लिए मान जाता है और उसे कहीं ले जाने लगता है, जहाँ उन्हें जाता देख वो एविल डॉक्टर बोलता है कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये मेरे जेठ की मदद से यहाँ पहुँच गया। ऊपर से उसे ये भी पता चल गया इस पेंटिंग के अंदर सीक्रेट चैम्बर है। तभी वो शॉप ओनर वापस आकर उस एविल डॉक्टर से कहता है कि आपने इसे यहाँ से जाने क्यों दिया। इस पे वो एविल डॉक्टर बोलता है कि ये मिलियंस की डील है, तुम बस इस लड़के का ध्यान भटकाते रहो और मेरा आदमी इसे संभाल लेगा। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।